विलो स्ट्रीट के किनारे, जहां सड़क के दोनों ओर करीने से काटे गए लॉन और खुशनुमा घरों की कतारें लगी हुई थी, वहां एक घर था जो समय से अछूता लग रहा था। ये सिर्फ पुराना नहीं था, इसे भुला दिया गया था। इसकी उखड़ती हुई पेंट ढीली पट्टियों की तरह थकी हुई पट्टियों में लटकी हुई थी, जो नीचे की लकड़ी को दिखा रही थी। पोर्च थोड़ा सा झुक गया था, मानो दशकों के उपयोग के बाद इसने अपना आकार बनाए रखने की कोशिश करना छोड़ दिया हो। एक रॉकिंग चेयर कोने में टेढ़ी मेढ़ी रखी हुई थी, जिसका बैकरेस्ट सालों की धूप और बारिश की वजह से टूटकर फीका पड़ गया था। यहाँ तक कि मेलबॉक्स भी एक अजीब कोण पर आगे की ओर झुका हुआ था, जो रोजमर्रा की जिंदगी के किसी कामचलाऊ हिस्से की बजाय एक अवशेष की तरह लग रहा था। यह मिस्टर हेनरी का घर था। मिस्टर हेनरी बिल्कुल अदृश्य नहीं थे, वे बस नजरअंदाज किए गए थे। वे चुपचाप रहते थे, लगभग जानबूझकर, इसलिए लोगों की संगति के बजाय एकांत को प्राथमिकता देते थे। उनके पड़ोसी अक्सर उनके घर से बिना ज्यादा सोचे समझे गुजर जाते थे। उनके लिए वे सिर्फ एक बूढ़े व्यक्ति थे जो अपने आप में ही रहते थे। अगर वे कभी उन्हें अपने पोर्च पर बैठे या अपने छोटे से बगीचे की देखभाल करते हुए देखते तो वे विनम्रता से सिर हिला देते, लेकिन शायद ही कभी बातचीत करने के लिए रुकते। आखिर कोई उस व्यक्ति से क्या कह सकता है जो पहले कभी नहीं बोलता? वो एक लंबा आदमी था जिसके बाल धीरे धीरे सफेद हो रहे थे और सालों की मेहनत की वजह से उसके हाथ झुर्रीदार हो गए थे। उसकी आंखें दयालु थीं, हालांकि दूर से, जैसे कि वो कोई बहुत भारी रहस्य लेकर चल रहा हो। वो इन दिनों धीरे धीरे चलता था और एक पैर पर दूसरे पैर को तरजीह देता था, क्योंकि उसे एक पुरानी चोट लगी थी जिसके बारे में कोई नहीं पूछता था। ज्यादातर लोगों का मानना था कि वो अकेले रहना पसंद करता था, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा सरल थी। मिस्टर हेनरी ने बहुत पहले ही सीख लिया था कि अकेलापन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप चुनते हैं, यह आपको तब मिलता है जब बाकी सब कुछ छूट जाता है। और फिर ब्रूनो था। ब्रूनो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो मिस्टर हेनरी का निरंतर साथी, उसका साया, उसका विश्वास पात्र था। एक बूढ़ा लेब्राडोर मिक्स जिसका फर कभी सुनहरे भूरे रंग का था, लेकिन अब चांदी के रंग का हो गया है। ब्रूनो मिस्टर हेनरी के साथ लगभग 12 साल से था। उस समय ब्रूनो ऊर्जा से भरा हुआ था, खेतों में गिलहरियों का पीछा करता हुआ और अपनी पूंछ को इतनी जोर से हिलाता था कि ऐसा लगता था कि वो उड़ जाएगी। लेकिन समय ने अपना असर दिखाया। अब उसकी हरकतें धीमी हो गई थीं। गठिया के कारण उसकी मांसपेशियां सख्त हो गई थीं और उम्र के कारण उसका चमकीला कोट फीका पड़ गया था। फिर भी शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद ब्रूनो की आत्मा अडिग रही। उसकी गहरी भूरी आंखों में अभी भी जिज्ञासा की चिंगारी थी, एक शांत बुद्धि जो उसे लगभग इंसान जैसा बनाती थी। हालांकि ज्यादातर लोगों के लिए ब्रूनो बिल्कुल भी प्यारा नहीं था। पड़ोस के बच्चे जब भी मिस्टर हेनरी के दरवाजे से गुजरते तो उसके बारे में कानाफूसी करते। कुछ उसे डरावना कहते तो कुछ चिड़चिड़े। जब अजनबी बहुत नजदीक आते तो वे उसकी झुकी हुई मुद्रा और धीमी गड़गड़ाहट की ओर इशारा करते। उनमें से कोई भी यह नहीं समझ पाया कि ब्रूनो का मतलब यह नहीं था कि वो सिर्फ सुरक्षात्मक था। मिस्टर हेनरी के प्रति वर्षों की वफादारी ने उसे बाहरी लोगों से सावधान रहना सिखाया था, खासतौर पर उन लोगों से जो बहुत देर तक घूरते रहते थे या बाढ़ के बहुत पास रहते थे। लेकिन बच्चों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने सिर्फ जंग लगे दरवाजे के पीछे एक बड़ा डरावना कुत्ता देखा। वे ये नहीं देख पाए कि कैसे ब्रूनो हर शाम मिस्टर हेनरी के घुटनों पर अपना सिर धीरे से टिकाता था और संतुष्ट होकर आहें भरता था, जबकि बूढ़ा आदमी उसके कानों के पीछे खुजलाता था। या कैसे बादलों के बीच से सूरज की रोशनी के दुर्लभ क्षणों के दौरान ब्रूनो पोर्च पर लेटकर गर्मी का आनंद लेता था, जबकि मिस्टर हेनरी अपनी पुरानी किताबों के संग्रह से ऊंची आवाज में पढ़ते थे। ये दो आत्माओं के बीच साझा की गई शांत खुशियां थीं, जिन्हें शब्दों से ज्यादा एक दूसरे की जरूरत थी। मिस्टर हेनरी के घर से सिर्फ 3 दरवाजे नीचे पड़ोस का दिल था, खेल का मैदान। ये हमेशा गतिविधि से गुलजार रहने वाली एक जीवंत जगह थी। झूले लयबद्ध तरीके से चरमराते थे, क्योंकि बच्चे अपने पैरों को ऊपर नीचे हिलाते थे। सैंडबॉक्स से हंसी फूटती थी, जहां छोटे बच्चे महल बनाते थे, लेकिन उन्हें फिर से गिरा देते थे। माता पिता अपने नन्हे मुन्नों पर आधी नजर रखते हुए बेंचों पर बैठकर बातें करते थे। हवा में ताजी कटी घास और सनस्क्रीन की हल्की सी महक थी। साथ ही पास में खड़ी स्ट्रीट वेंडर से पॉपकॉर्न की कभी कभार महक भी आती थी। असीम ऊर्जा और अतृप्त जिज्ञासा वाले 8 वर्षीय लड़के टॉमी के लिए खेल का मैदान स्वर्ग था। अपने कई साथियों के विपरीत टॉमी लंबे समय तक एक ही गतिविधि से नहीं जुड़ा रहता था। एक पल वो विजयी स्वर में चिल्लाते हुए बंदरों की सलाखों के पार दौड़ रहा होता और अंत तक पहुंच जाता।
अगले ही पल वो जंगल जिम पर चढ़ रहा होता और दिखावा कर रहा होता कि वो समुद्री लुटेरों का जहाज है जो तूफानी समुद्र में नौकायन कर रहा है। हालांकि उसका पसंदीदा खेल अपनी फुटबॉल गेंद को किक मारना था, जो एक चमकदार लाल और सफेद रंग की गोलाकार गेंद थी जो हमेशा के लिए उसके पैर से चिपकी हुई लगती थी। टॉमी के माता पिता अक्सर मजाक करते थे कि उसके जूतों में स्प्रिंग है। चाहे वे कितनी भी तेजी से उसके साथ चलने की कोशिश करें, वो हमेशा उनसे आगे रहता और दुनिया के किसी नए कोने की खोज करने निकल जाता। आज भी कुछ अलग नहीं था। जैसे ही दोपहर का सूरज आसमान में नीचे की ओर डूबा और खेल के मैदान पर लंबी परछाइयां छाने लगी, टॉमी बेपरवाही से अपनी फुटबॉल गेंद का पीछा करने लगा। सावधान, उसकी मां ने आधे मन से पुकारा, ये जानते हुए कि उसकी चेतावनी अनसुनी कर दी जाएगी। टॉमी अपने कंधे पर मुस्कुराया, उसके गाल थकान से गुलाबी हो गए थे। मैं ठीक हूँ मां। उसकी गेंद झूलों से टकराते हुए बेतरतीब ढंग से उछली और खेल के मैदान के किनारे की ओर लुढ़कने से पहले एक छोटे बच्चे को छूते हुए बाल बची। टॉमी ने उसके पीछे दौड़ लगाई और उसके जूते फुटपाथ पर पटकने लगे। उसने जंग लगी चैनलिंग बार द्वारा चिन्हित सीमा को पार करने के बारे में 2 बार नहीं सोचा। ये सिर्फ एक गेंद थी, सिर्फ एक पीछा, सिर्फ एक खेल। लेकिन कभी कभी सबसे सरल क्रियाएं भी पहियों को गति प्रदान कर सकती हैं, जो सब कुछ बदल देती हैं। जब टॉमी बार के पीछे गायब हो गया तो वयस्कों में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। वे चैट करने या अपने फोन को स्क्रॉल करने में बहुत व्यस्त थे। और मिस्टर हेनरी, वो अंदर चाय की चुस्की ले रहा था और दूर से हंसी की गुनगुनाहट सुन रहा था। किसी को भी यह एहसास नहीं था कि आज रात विलो स्ट्रीट पर अकेला घर एक ऐसी भूमिका निभाएगा जिसकी उनमें से किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि आज रात ब्रूनो ने हलचल मचाई। सूरज आसमान में नीचे डूब गया और क्षितिज नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग गया। दिन के जीवंत रंगों को निगलते हुए खेल के मैदान में लंबी छायाएं फैल गईं। माता पिता अपने बच्चों को घर बुलाना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें अलविदा और कल वापस आने के वादों के कोरस में एक साथ मिल गईं। चलो स्वीटी, डिनर तैयार है। 5 मिनट और कृपया। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। रात को जागने वाले झींगुरों की कोमल चहचहाहट के साथ हवा में हंसी गूंज रही थी। खेल का मैदान धीरे धीरे खाली हो रहा था और पीछे केवल हवा में धीरे धीरे झूलते झूलों की हल्की सी आवाज रह गई थी। लेकिन टॉमी घर की ओर जा रहे बच्चों में से नहीं था। किसी को पता न हो कि वो अपनी फुटबॉल की गेंद का पीछा बाढ़ के पार कर गया था। एक साधारण काम जो जल्द ही किसी बड़ी घटना में बदल जाएगा। गेंद खेल के मैदान से सटे एक खाली पड़े मैदान की टूटी हुई फुटपाथ पर लुढ़क गई थी। डामर में दरारों के बीच उगी हुई घास और फेंके गए कबाड़ के ढेर पूरे इलाके में फैले हुए थे। पुराने टायर, टूटे हुए फर्नीचर और जंग लगे धातु के टुकड़े किसी दूसरे युग के भूले हुए अवशेषों की तरह बिखरे पड़े थे। मैदान के दूर छोर पर एक पुरानी वैन खड़ी थी जिसका पूरा शरीर गंदगी और भित्ति चित्रों की परतों से ढका हुआ था। पेंट बड़े बड़े गुच्छों में उखड़ गया था और नीचे फीके धातु के धब्बे दिखाई दे रहे थे। टॉमी एक पल के लिए झिझका और खेल के मैदान की ओर वापस देखने लगा। हंसी और बातचीत की आवाजें अब असंभव रूप से दूर लग रही थीं, जो डंपिंग ग्राउंड की भयानक शांति से दब गई थीं। एक पल के लिए उसके मन में संदेह कौंध गया। क्या उसे वापस जाना चाहिए? नहीं, ये सिर्फ एक गेंद थी, सिर्फ एक पीछा, सिर्फ एक खेल। उसने अपने जूते बजरी और मलबे से टकराते हुए आगे बढ़ाए। गेंद वैन के पास पड़ी थी, जो आंशिक रूप से सूखे पत्तों के एक समूह के नीचे छिपी हुई थी। टॉमी उसे पकड़ने के लिए नीचे झुका। तभी उसने इसे सुना। एक कराह, धीमी और अप्राकृतिक आवाज ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसने गेंद से कुछ इंच की दूरी पर अपनी उंगलियां जमा दी। धातु के धातु से धीरे धीरे और जानबूझकर हिलने की आवाज फिर से आई। ऐसा लग रहा था कि यह वैन से ही निकल रही है, जंग लगे फ्रेम से किसी अदृश्य शक्ति का विरोध कर रही है। टॉमी ने अपना दिल सीधा किया और तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर इधर उधर देखा। उसे उम्मीद थी कि कोई बाहर कूदकर चिल्लाएगा, पकड़ लिया। लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल सन्नाटा उसे मिला, जो उसे घुटन भरा लगा। फिर बिना किसी चेतावनी के वैन का पिछला दरवाजा खुल गया। एक तेज चरमराहट के साथ भारी धातु का फ्रेम अंदर की ओर गिर गया और अपने साथ कुंडी तंत्र को भी खींच लिया। चौंक कर टॉमी असमान जमीन पर अपने पैर खोते हुए पीछे की ओर लड़खड़ा गया। वो पीठ के बल गिर पड़ा। इससे पहले कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाता, दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया और वो अंदर फंस गया। अंधेरे ने उसे तुरंत घेर लिया। टॉमी के सीने में घबराहट फैल गई और वो सीधा खड़ा हो गया। उसकी हथेलियां खुरदरी अंदरूनी सतह को रगड़ रही थीं।
हवा में जंग और सड़न की तीखी गंध के साथ बासी गंध आ रही थी। वो रोशनी की अनुपस्थिति में खुद को ढालने की कोशिश में तेजी से पलकें झपका रहा था, लेकिन यह व्यर्थ था। वैन की खिड़कियां गंदी और अपारदर्शी थीं, जिससे बाहरी दुनिया की कोई झलक नहीं मिल रही थी। मदद करो, उसने कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, लेकिन दीवारों ने उसकी चीख को स्पंज की तरह सोख लिया। बाहर शाम की हल्की सी गुनगुनाहट लगातार जारी थी। किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। टॉमी ने अपनी मुट्ठियों से दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। हर बीतते सेकंड के साथ उसकी हताशा बढ़ती जा रही थी। मुझे बाहर निकालो, कोई मदद करो। कुछ नहीं। वास्तविकता के सामने आते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो फंस गया था। इस बीच विलो स्ट्रीट पर दुनिया टॉमी की दुर्दशा से बेखबर चलती रही। आरामदायक घरों के अंदर रोशनी टिमटिमा रही थी, क्योंकि परिवार खाने की मेजों के आसपास इकट्ठा हो रहे थे। कुत्ते गर्म कोनों में संतुष्ट और सुरक्षित रूप से लिपटे हुए थे। और फिर भी दैनिक जीवन की दिनचर्या के बीच कुछ हलचल हुई। ब्रूनो ने अपना सिर उठाया, कान खड़े और सतर्क थे। उसकी निगाहें गेट पर टिकी हुई थी। उसका शरीर तनाव में था, जैसे कि किसी अदृश्य संकेत का जवाब दे रहा हो। जो कुछ भी था, वो उसे एक सहज खिंचाव दे रहा था, जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकता था। श्री हेनरी ने अपने कुत्ते के व्यवहार में बदलाव को देखते हुए अपनी किताब से नजर उठाई। तुम्हें क्या हो गया है? उसने धीरे से कहा। ब्रूनो ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो अपने जोड़ों में अकड़न को अनदेखा करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी पूंछ स्थिर रही। उसका पूरा ध्यान बाहर की ओर था। कुछ गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़। अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना ब्रूनो गेट की ओर बढ़ा और अपनी नाक से उसे खोला। जब वो अंदर घुसा तो टिका की हल्की सी चरमराहट हुई और शाम के अंधेरे में गायब हो गया। वो अपनी उम्र के बावजूद तेजी से आगे बढ़ा और एक ऐसे गंध के निशान का पीछा किया जो इतना हल्का था कि शायद अदृश्य हो। पिछली गलियों और व्यस्त सड़कों से होते हुए भौंकते कुत्तों और उत्सुक निगाहों से बचते हुए ब्रूनो आगे बढ़ता गया। हर कदम उसे उसकी बेचैनी के स्रोत के करीब ले जा रहा था। कहीं बाहर किसी को उसकी जरूरत थी, और आज रात ब्रूनो उस कॉल का जवाब देगा। सूरज बहुत पहले ही क्षितिज के नीचे डूब चुका था और पीछे आसमान को नीले और काले रंग में रंगा हुआ छोड़ गया था। एक एक करके स्ट्रीट लाइटें जल रही थीं और विलो स्ट्रीट पर पीली रोशनी बिखेर रही थी। हवा ठंडी होती जा रही थी और उसके साथ नम मिट्टी और गिरे हुए पत्तों की हल्की खुशबू आ रही थी। यह ऐसी शाम थी जो आमतौर पर शांति का संकेत देती थी। ये समय परिवारों के लिए खाने की मेजों पर इकट्ठा होकर कहानियां साझा करने और रात की शांत शांति के लिए तैयार होने का समय था। लेकिन आज रात कोई शांति नहीं थी। टॉमी के माता पिता सारा और मार्क अपने लिविंग रूम के सोफे पर एक दूसरे के बगल में बैठे थे। उनके चेहरे चिंता से पीले पड़ गए थे। दीवार पर लगी घड़ी हर सेकंड जोर से टिक टिक कर रही थी और अनंत काल तक खींच रही थी, क्योंकि वे किसी ऐसी खबर का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें बता सके कि उनका बेटा कहाँ है। उनके हाथ कसकर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और शारीरिक और भावनात्मक रूप से दोनों को थामे रखने के प्रयास से उनकी पोरियां सफेद हो गई थीं। वो इतनी देर तक कभी बाहर नहीं रहा, इससे पहले सारा ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसने खिड़की की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि टॉमी ड्राइववे पर दौड़ता हुआ आएगा। उसकी फुटबॉल एक हाथ में है और उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान है। लेकिन ड्राइववे खाली था। सड़क पर सन्नाटा था। कभी कभार कार के गुजरने की आवाज आती थी। मार्क ने धीरे से सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखों से उसके भीतर चल रहे तूफान का पता चल रहा था। हम उसे ढूंढ लेंगे, उसने अपनी पत्नी से ज्यादा खुद को आश्वस्त करने के लिए कहा। शायद उसने समय का ध्यान ही नहीं रखा, लेकिन जब उसने ये शब्द कहे तब भी उसके दिमाग में संदेह की भावनाएं घर कर रही थीं। टॉमी लापरवाह नहीं था। उसे पता था कि बिना किसी को बताए भटकना ठीक नहीं है। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सारा अचानक कमरे में एक पिंजरे में बंद जानवर की तरह चहलकदमी करने लगी। उसकी उंगलियां उसके स्वेटर के किनारे पर घबराहट से मुड़ गईं। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? अगर उसे चोट लग गई तो क्या होगा? उसने पूछा। हर शब्द के साथ उसकी आवाज बढ़ती जा रही थी। हमें उसे और करीब से देखना चाहिए था। अपने साथ ऐसा मत करो, मार्क ने उसे अपनी बाहों में खींचने के लिए खड़े होकर धीरे से कहा। आप खुद को दोष नहीं दे सकते, हम इसका पता लगा लेंगे। फिर भी गहरे में उन दोनों में से किसी ने भी उन शब्दों पर विश्वास नहीं किया। डर उनसे दूसरी त्वचा की तरह चिपक गया, जो दम घोंट रहा था और अथक था। जब तक अंधेरा पूरी तरह से छा गया, तब तक पड़ोस में दहशत फैलने लगी थी। विलो स्ट्रीट के निवासियों के बीच बात तेजी से फैल गई। किसी ने उस दोपहर पहले टॉमी को फुटबॉल खेलते हुए देखने का उल्लेख किया, लेकिन किसी को भी यह याद नहीं आया कि वो कब या घर गया था या नहीं।
अन्य लोग अनुमान लगा रहे थे कि वो कहाँ गया होगा। उनकी आवाज में बेचैनी थी। क्या आपने खेल के मैदान की जांच की? श्रीमती पीटरसन ने अपने घर के बाहर बातचीत में शामिल होते हुए अपने कंधों के चारों ओर शॉल को कसकर पकड़ते हुए पूछा। हाँ, हमने हर जगह देखा, सारा ने अपनी खोखली आवाज में उत्तर दिया। वो वहाँ नहीं है। अच्छा। जैसे जैसे मिनट घंटों में बदल रहे थे, कभी चहल पहल वाला पड़ोस संगठित अराजकता के दृश्य में बदल गया। पड़ोसी छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा होकर सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे और चिंतित नजरों का आदान प्रदान कर रहे थे। कुछ लोग आसपास की गलियों में खोज करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए, जबकि अन्य पिछवाड़े और गलियों में छानबीन कर रहे थे। अंधेरे में फ्लैशलाइट जुगनू की तरह चमक रही थी। उनकी किरणें छाया को चीरती हुई लोगों को टॉमी का नाम पुकार रही थी। टॉमी, क्या तुम यहाँ हो? टॉमी, सब ठीक है, घर आओ। प्रत्येक अनुत्तरित कॉल ने समुदाय में भय की एक और लहर भेजी। इस बीच वैन के अंदर टॉमी अपनी सांस को स्थिर रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। हवा घनी और बासी थी, जिससे पूरी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर आवाज, दूर से आने वाली ट्रैफिक की आवाज, पत्तियों की सरसराहट, कभी कभार कुत्ते की भौंकना, असंभव रूप से बहुत दूर लग रही थी, जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया में फंस गया हो। मदद करो, उसने कमजोर आवाज में कहा। उसकी आवाज मुश्किल से खुद को भी सुनाई दे रही थी। चिल्लाने से उसका गला खराब हो रहा था और उसकी मुठियां अडिग धातु के दरवाजे पर जोर से पीटने से दर्द कर रही थी। वो दीवार के सहारे लेट गया और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अपने युवा जीवन में पहली बार टॉमी को एहसास हुआ कि सच्चा डर कैसा होता है। बाहर की दुनिया अपनी बेखबर आगे बढ़ती रही। कारें हेडलाइट्स के सामने से गुजरी, जो डंपिंग ग्राउंड को कुछ देर के लिए रोशन कर रही थी, फिर आगे बढ़ गई। झींगुर लयबद्ध तरीके से चहक रहे थे, लेकिन कुछ ही फीट की दूरी पर हो रहे नाटक से वे विचलित नहीं हुए। और फिर भी कहीं दूर एक जोड़ी तीखी भूरी आंखें अंधेरे को देख रही थीं। ब्रूनो ने उद्देश्यपूर्ण तरीके से अपनी नाक हिलाते हुए टॉमी की गंध के हल्के से निशान का पीछा किया। निशान उसे कूड़ेदानों और फेंके गए फर्नीचर से भरी संकरी गलियों से ले गया। उसके पंजे कांच के टुकड़ों और गंदे पानी के गड्ढों से बचते हुए दरारों वाले फुटपाथ पर चुपचाप चल रहे थे। अपनी उम्र के बावजूद उसकी सहज प्रवृत्ति वर्षों की वफादारी और अनुभव से धारदार बनी हुई थी। हर बार वो हवा को सूंघने के लिए रुक जाता था और उसके कान किसी भी असामान्य आवाज की ओर मुड़ जाते थे। एक बार एक आवारा बिल्ली डंपस्टर के पीछे से निकली और उसे कुछ पल के लिए चौंका दिया, लेकिन ब्रूनो ने इसे लंबे समय तक अपने ध्यान को भटकने नहीं दिया। उसका ध्यान पूरी तरह से स्थिर था। कहीं आगे टॉमी को उसकी जरूरत थी। विलो स्ट्रीट पर वापस आकर खोज तेज हो गई। आधी रात के कुछ ही समय बाद पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे। उनकी उपस्थिति राहत और भय का मिश्रण लेकर आई। नीली और लाल बत्तियां चुपचाप चमक उठी, क्योंकि अधिकारी पूरे पड़ोस में फैल गए। स्वयंसेवकों को टीमों में संगठित किया और कवर करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों को आवंटित किया। अधिकारी रामिरेज ने सारा और मार्क से संपर्क किया। उसकी अभिव्यक्ति सहानुभूतिपूर्ण लेकिन दृढ़ थी। हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, उसने उन्हें आश्वासन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सोचें। क्या कोई और जगह है जहां टॉमी गया हो सकता है? कोई दोस्त या जगह जहां वो जाना पसंद करता है? सारा ने अपना सिर हिलाया और उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। नहीं, वो हमें बताए बिना कहीं नहीं जाएगा। वो बेहतर जानता है। मार्क ने उसके कंधे पर एक सांत्वना भरा हाथ रखा, हालांकि उसका अपना चेहरा चिंता से भरा हुआ था। पार्क के बारे में क्या वो बहुत दूर भटक गया होगा? हमने पहले ही पार्क की जांच कर ली है, अधिकारी रामिरेज ने उत्तर दिया। लेकिन हम खोज क्षेत्र का विस्तार करेंगे। अगर वो अभी भी आसपास है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। उसके आश्वासन के बावजूद अनिश्चितता का भार हवा में भारी था। अधिकारियों ने प्रयासों को समन्वित करने के लिए फ्लैशलाइट और मेगाफोन का उपयोग करते हुए खेल के मैदान के पास एक कमांड पोस्ट स्थापित किया। निवासियों ने कॉफी और कंबल लाए जो उन्हें थोड़ी बहुत राहत दे सकते थे। सुरक्षित रूप से बिस्तर में लिपटे बच्चे बाहर की हलचल को बड़ी आंखों से सुन रहे थे। माता पिता ने उन्हें हमेशा की तरह कसकर गले लगाया और अपने बच्चों के सुरक्षित होने के लिए आभार की प्रार्थनाएं की। जबकि वयस्क पागलों की तरह खोज कर रहे थे, ब्रूनो तर्क या कारण से परे एक बल द्वारा संचालित होकर आगे बढ़ गया। गंध का निशान अब मजबूत होता जा रहा था और उसे पड़ोस के औद्योगिक किनारे की ओर ले जा रहा था। यहाँ घरों की जगह गोदामों और परित्यक्त भूखंडों ने ले ली थी। उनकी कंकाल संरचनाएं रात के आसमान के खिलाफ भयावह रूप से मंडरा रही थीं। डंपिंग ग्राउंड सामने मंडरा रहा था, जिसकी दांतेदार रूपरेखा चांद की रोशनी से मंद रूप से रोशन थी।
ब्रूनो ने अपनी गति धीमी कर दी और जंग लगी वैन के पास पहुंचते ही उसकी भौहें तन गईं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि डर की गंध टॉमी की परिचित सुगंध के साथ मिलकर तत्परता का एक कॉकटेल बना रही थी जिसने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो कुछ फीट दूर रुक गया, उसका शरीर तनाव से अकड़ गया था। एक पल के लिए वो बस वैन को देखता रहा, उसके कान खड़े हो गए और उसकी दुम अकड़ गई। फिर एक गहरी गड़गड़ाहट के साथ उसने भौंकना शुरू कर दिया। यह आवाज सुनसान जगह में गूंज उठी, तीखी और आग्रहपूर्ण। वैन के अंदर टॉमी ने इसे सुना। पहले तो उसने सोचा कि वो अपने थके हुए दिमाग की कल्पना कर रहा है जो निराशा से आशा को जगा रहा है, लेकिन फिर इस बार यह और जोर से आया। एक भौंक, उसके बाद एक और एक और। ब्रूनो, टॉमी ने धातु की दीवारों पर अपने हाथों को दबाते हुए कर्कश स्वर में पुकारा। क्या वो तुम हो? ब्रूनो ने फिर से भौंककर कहा। उसकी आवाज में तत्परता और विजय का मिश्रण था। उसने वैन के चारों ओर चक्कर लगाया और हर दरार और दरार में सूंघते हुए अंदर जाने का रास्ता खोजा। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने टॉमी की दुर्दशा के बारे में आसपास के लोगों को सचेत करने के लिए फिर से भौंकना शुरू कर दिया। ब्रूनो को पता नहीं था कि उसके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। उस क्षेत्र से गुजर रहे एक गश्ती अधिकारी ने शोर सुना और जांच करने का फैसला किया। अधिकारी मार्टिनेज ने अपनी स्क्वाड कार को सड़क के किनारे खींचा और हाथ में टॉर्च लेकर सावधानी से बाहर निकले। यहाँ क्या हो रहा है? उसने मंद रोशनी वाले स्थान को देखते हुए बुदबुदाया। तभी उसने देखा कि एक बड़ा कुत्ता जंग लगी वैन के पास खड़ा होकर जोर जोर से भौंक रहा है। यह नजारा इतना अजीब था कि आगे की जांच की जरूरत थी। जब अधिकारी मार्टिनेज पास पहुंचे तो उन्होंने वैन के बाहरी हिस्से पर खरोंचें देखी, जैसे कि कोई या कुछ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उत्तेजित कुत्ते को शांत करने के लिए उसने धीरे से घुटने टेकते हुए कहा, अरे दोस्त, क्या गड़बड़ है? ब्रूनो ने उसे अनदेखा करते हुए भौंकना और वैन पर पंजा मारना जारी रखा। अंदर से किसी चीज ने अधिकारी का ध्यान खींचा। एक हल्की टैपिंग ध्वनि, लयबद्ध और हताश। हेलो, अधिकारी मार्टिनेज ने धातु पर अपनी अंगुलियों को थपथपाते हुए पुकारा। क्या कोई अंदर है? मेरी मदद करो। दबी हुई प्रतिक्रिया आई। बिना किसी हिचकिचाहट के अधिकारी मार्टिनेज ने बैकअप के लिए रेडियो पर संपर्क किया और अपने ट्रंक से एक क्राउबर निकाला। टॉमी ने अचानक हुई चमक में अपनी आंखों को एक हाथ से ढकते हुए पलकें झपकाईं। वो अस्तव्यस्त और डरा हुआ लग रहा था, लेकिन अन्यथा उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। पैरामेडिक्स उसके पास दौड़े और उसे एक कंबल में लपेटा और चोटों की जांच की। अधिकारी मार्टिनेज ने धीरे से कहा, बेटा सब ठीक है, अब तुम सुरक्षित हो। टॉमी ने चुपचाप सिर हिलाया और उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई और आंसू बहने लगे। ब्रूनो ने दूर से उसकी दुम को धीरे धीरे हिलते हुए देखा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका मिशन पूरा हो गया था। अंततः थकान ने उसे पकड़ लिया और वो जोर से हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में दर्द हो रहा था, उसकी मांसपेशियां विरोध में चीख रही थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने वही किया था जो उसे करना था। जैसे ही अधिकारियों ने टॉमी को एम्बुलेंस में चढ़ाया, उनमें से एक ने कुत्ते को पास में घूमते देखा। अब थके हुए लेकिन विजयी कुत्ते को देखकर वो अपराध बोध से ग्रसित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि हम उसका बहुत बड़ा धन्यवाद करने के ऋणी हैं, उसने ब्रूनो के कानों के पीछे खुजलाते हुए कहा। ब्रूनो ने संतुष्ट भाव से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी दुम जमीन पर टकराने लगी। जब तक विलो स्ट्रीट पर भोर हुई, पड़ोस में टॉमी के बचाए जाने की खबर फैल गई। उस वीर कुत्ते के बारे में बात तेजी से फैल गई जिसने अधिकारियों को सीधे लापता लड़के तक पहुंचाने से इनकार कर दिया था। सारा और मार्क ने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया और उनके चेहरों पर खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से लेकर पड़ोसियों तक सभी को धन्यवाद दिया, जिन्होंने अथक खोजबीन में घंटों बिताए थे। लेकिन जब उन्हें टॉमी को बचाने में ब्रूनो की भूमिका के बारे में पता चला तो उनकी कृतज्ञता की सीमा नहीं रही। धन्यवाद सारा, वही बच्चे जो कभी उसे डरावना या चिड़चिड़ा कहते थे, अब उसे मुस्कुराहट और उपहारों के साथ बधाई देते थे। माता पिता अपने बच्चों को दयालुता का महत्व सिखाते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि दिखावा धोखा दे सकता है। और जहां तक श्री हेनरी का सवाल है, उन्होंने खुद को पड़ोसियों से घिरा पाया जो बातचीत करने, कहानियां साझा करने और अपना आभार व्यक्त करने के लिए उत्सुक थे। विलो स्ट्रीट पर अकेला घर अब अकेला नहीं था। यह आशा, लचीलापन और मनुष्यों और जानवरों के बीच स्थायी बंधन का प्रतीक बन गया था। कभी कभी नायक वो होता है जिसकी हम कम से कम उम्मीद करते हैं। सुबह का सूरज विलो स्ट्रीट पर हिचकिचाते हुए उगता था और छतों और ड्राइववे पर सुनहरी चमक बिखेरता था।
यह ऐसी रोशनी थी जो एक लंबी बेचैन रात के बाद एक नई शुरुआत का वादा करती थी। फिर भी इस शांत उपनगरीय इलाके के निवासियों के लिए नींद क्षणभंगुर थी, अगर आती भी थी। पिछली शाम की घटनाएं एक अडिग छाया की तरह बनी रही, जो हर विचार और क्रिया को राहत और प्रतिबिंब के मिश्रण से रंग देती थी। टॉमी का बचाव चमत्कार से कम नहीं था। उसकी सुरक्षित वापसी की खबर पड़ोसियों द्वारा घर घर तक पहुंचाई गई, जो कहानी साझा करने के लिए उत्सुक थे। नाश्ते के समय तक सभी को डंपिंग ग्राउंड में पुरानी वैन, फंसे हुए लड़के और कुत्ते के बारे में पता चल गया था, जो हार मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन चमत्कार भी दृश्यमान और अदृश्य दोनों तरह के निशान छोड़ जाते हैं, और पिछली रात के घाव अभी भी ठीक नहीं हुए थे। सारा और मार्क के लिए टॉमी के बचाव के बाद के घंटे गले लगने, आंसुओं और कृतज्ञता की फुसफुसाती प्रार्थनाओं में बीते। उनका बेटा सोफे पर कंबल में लिपटा हुआ बैठा था और गर्म चॉकलेट पी रहा था, मानो ये डर की ठंडी हवा को दूर भगा दे। उसका चेहरा पीला लेकिन शांत था, उसकी आंखें चौड़ी थीं और वह हर किसी से इस दर्दनाक घटना के बारे में बात कर रहा था। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, उसने धीरे से अपने मग को कसकर पकड़ते हुए कहा। अंदर से बहुत बुरी गंध आ रही थी और मैं मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सारा उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई और उसके माथे से बालों का एक गुच्छा झाड़ दिया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, जो उसके भीतर अभी भी चल रहे तूफान को दर्शाता था। अब तुम सुरक्षित हो प्रिय, बस यही मायने रखता है। मार्क ने सिर हिलाया, हालांकि उसका जबड़ा भींचा हुआ था, जो उस क्रोध और अपराधबोध का मौन प्रमाण था जिसे वो दबाने की कोशिश कर रहा था। वो शाम को अपने मन में बार बार दोहराता रहा, छूटे हुए संकेत, अनुत्तरित कॉल, वे क्षण जब टॉमी को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। हमें उसे और अधिक ध्यान से देखना चाहिए था, उसने लिविंग रूम के फर्श पर चलते हुए मन ही मन बुदबुदाया। नहीं, सारा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, उसकी नजरों से मिलते हुए। यह न तो तुम्हारा दोष था और न ही मेरा। हम किसी ऐसी चीज के लिए खुद को दोषी नहीं ठहरा सकते जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। उसके शब्द सांत्वना देने के लिए थे, फिर भी वे उसके अपने कानों को भी खोखले लग रहे थे। अपराध बोध आत्मा में गहराई तक बस जाता है, इसकी जड़ें तब तक फैलती हैं जब तक कि वे तर्क को खत्म नहीं कर देती। बाहर पड़ोस में चहल पहल थी। रात भर खोज करने वाले स्वयंसेवक आराम करने के लिए घर लौट आए, उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ राहत भी थी। माता पिता ने अपने बच्चों को हमेशा की तरह कसकर गले लगाया और फुसफुसाते हुए उन्हें पास रहने और सावधान रहने की याद दिलाई। बच्चे स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह समझे बिना चुपचाप हंस रहे थे। विलो स्ट्रीट पर सुबह की सामान्य अराजकता की तुलना में उनकी हंसी धीमी थी। और फिर वहां मिस्टर हेनरी थे। मिस्टर हेनरी अपने बरामदे पर खड़े थे और अपने पुराने हाथों में एक भाप से भरा चाय का प्याला पकड़े हुए थे। उसकी आंखें रात के नाटक द्वारा किए गए सूक्ष्म परिवर्तनों को देखते हुए सड़क को स्कैन कर रही थी। पड़ोसी फुटपाथों पर कहानियों का आदान प्रदान करते हुए और अविश्वास में अपने सिर हिलाते हुए लंबे समय तक रुके रहे। जब वे उसके घर से गुजरते थे तो कारें धीमी हो जाती थी। ड्राइवर उसके पैरों पर धैर्यपूर्वक लेटे हुए बूढ़े कुत्ते को उत्सुकता से देखते थे। ब्रूनो ध्यान से बेखबर या शायद उदासीन लग रहा था। उसका सिर उसके पंजों पर टिका हुआ था, उसकी सांस धीमी और स्थिर थी। जो लोग उससे परिचित नहीं थे, उन्हें वो हमेशा की तरह ही दिखाई दिया, भाग लेने के बजाय देखने में शांत और संयमित। लेकिन जो लोग उसे कल रात से पहले से जानते थे, उन्होंने कुछ अलग देखा। उसकी मुद्रा में एक नई गरिमा थी, एक शांत गर्व जो उसके थके हुए शरीर से निकल रहा था। उसने मेरे लड़के को बचाया, सारा ने ऐसी ही एक बातचीत के दौरान जोर से कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। वो अपने ड्राइववे के किनारे खड़ी थी और बचाव पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए पड़ोसियों के एक छोटे समूह को संबोधित कर रही थी। अगर यह ब्रूनो के लिए नहीं होता, भावना पूरे पड़ोस में गूंजती रही और हर बार फिर से सुनाई देने के साथ साथ तेज होती गई। जो बच्चे कभी ब्रूनो को डरावना या चिड़चिड़ा कहते थे, अब शांति के लिए उपहार और खिलौने लेकर सावधानी से उसके पास पहुंचे। माता पिता ने इस नए सम्मान को प्रोत्साहित किया और अपने बच्चों को कहानी में निहित सबक की याद दिलाई। दिखावे धोखा दे सकते हैं और नायक अक्सर अप्रत्याशित रूप में आते हैं। यहाँ तक कि अधिकारी मार्टिनेज, जिन्होंने शुरू में ब्रूनो को सिर्फ एक और आवारा समझ लिया था, वे भी इस मुठभेड़ पर विचार करते हुए पाए गए। उस दिन बाद में अपनी रिपोर्ट टाइप करते समय उन्होंने टॉमी को खोजने में कुत्ते की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नोट शामिल किया। उन्होंने लिखा कि उसके बिना हम समय पर लड़के को नहीं ढूंढ पाते। मध्य सुबह तक डंपिंग ग्राउंड दिलचस्पी का केंद्र बन गया था।
जिज्ञासु निवासी रुग्ण आकर्षण और यह समझने की इच्छा से आकर्षित होकर परित्यक्त स्थान पर पहुंचे कि घर के इतने नजदीक ऐसी त्रासदी कैसे घटित हो सकती है। वैन साफ सफाई के बीच में भयावह रूप से खड़ी थी, जिसका जंग लगा हुआ फ्रेम सूरज की रोशनी से चमक रहा था। पुलिस टेप हवा में धीरे धीरे लहराते हुए उसके चारों ओर लगी हुई थी। अधिकारियों ने घटनास्थल को सावधानीपूर्वक दर्ज करते हुए सुरागों के लिए क्षेत्र की छानबीन की। ये चमत्कार है कि वो बच गया, अधिकारी रामिरेज ने वाहन के पास बैठे हुए कहा। उसने ढहे हुए दरवाजे के दांतेदार किनारों पर अपनी उंगलियां फिराईं और उसे खोलने के लिए जरूरी बल को नोट किया। उसके बगल में अधिकारी मार्टिनेज ने गंभीरता से सिर हिलाया। बच्चों को वैसे भी यहाँ नहीं खेलना चाहिए। किसी को इस जगह को साफ करने की जरूरत है। वास्तव में डंपिंग ग्राउंड एक खतरा था जो होने वाला था। मलबे के ढेर ने बहुत दूर जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए खतरनाक बाधाएं खड़ी कर दी थीं। टायर, टूटे हुए फर्नीचर और धातु के टुकड़े बेतरतीब ढंग से बिखरे पड़े थे। उनके नुकीले किनारे दिन के उजाले में खतरनाक ढंग से चमक रहे थे। आसपास के गोदामों की दीवारों पर भित्तिचित्रों ने उपेक्षा और क्षय की भावना को और बढ़ा दिया। जैसे जैसे अधिकारी काम कर रहे थे, परिधि टेप के पार एक छोटी भीड़ जमा हो गई। उनमें टॉमी अपने माता पिता और कुछ जिज्ञासु पड़ोसियों के साथ था। सूरज की गर्मी के बावजूद सारा ने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहती थी। तुम कहाँ थे? उसने वैन की ओर इशारा करते हुए धीरे से पूछा। टॉमी ने अपनी अभिव्यक्ति को गंभीर रूप से सिर हिलाया। हाँ, मेरा वहां जाने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस अपनी गेंद का पीछा कर रहा था। मार्क ने उसके कंधे पर एक आश्वस्त करने वाला हाथ रखा। सब ठीक है दोस्त, अब तुम सुरक्षित हो। अधिकारी रामिरेज ने परिवार से संपर्क किया। उसका व्यवहार पेशेवर लेकिन दयालु था। हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा फिर न हो, उसने वादा किया। शहर डंपिंग ग्राउंड को साफ करने के लिए किसी को भेजेगा और हम इलाके में गश्त बढ़ाएंगे। सारा ने उसे ईमानदारी से धन्यवाद दिया, हालांकि उसकी आंखों में संदेह की झलक थी। वादे करना आसान था, उन्हें निभाना पूरी तरह से एक और मामला था। विलो स्ट्रीट पर वापस आकर जीवन सामान्य होने लगा। बच्चे खेल के मैदान में लौट आए और उनकी हंसी एक बार फिर हवा में गूंजने लगी। माता पिता ने अपने आसपास के माहौल के बारे में बढ़ी हुई जागरूकता के साथ अपनी दिनचर्या फिर से शुरू कर दी और ब्रूनो एक स्थानीय सेलिब्रिटी बन गया। हर दोपहर में हेनरी के घर आने वाले आगंतुकों की एक स्थिर धारा उपहार, खिलौने और हार्दिक धन्यवाद लेकर आती थी। बुजुर्ग व्यक्ति ने उनका शालीनता से स्वागत किया, हालांकि उनका व्यवहार अपरिवर्तित रहा। उसके लिए ब्रूनो की वीरता बस उस वफादारी और प्यार का विस्तार थी जो कुत्ते ने उसे सालों से दिखाया था। वो हमेशा खास रहा है। श्री हेनरी ने ऐसी ही एक यात्रा के दौरान विनम्रता से कहा। मुझे खुशी है कि दूसरे लोग भी इसे देखने लगे हैं। बच्चे गेट पर झुंड बनाकर ब्रूनो का नाम पुकारते और हंसते हुए आते जब वो जवाब में आलसी ढंग से अपनी दुम हिलाता। कुछ लोग उसके फर की कोमलता और उसकी आंखों में गर्मजोशी देखकर आश्चर्यचकित होकर उसे सहलाने की हिम्मत करते। दूसरे लोग दूर से ही उसे निहारने के लिए पीछे खड़े हो गए। वो बिल्कुल भी डरावना नहीं लगता। एक छोटी लड़की ने शर्म से एक भरवा जानवर को पकड़ते हुए टिप्पणी की जिसे वो उपहार के रूप में लाई थी। नहीं, वो नहीं लगता। उसकी मां ने दृश्य को देखकर प्यार से मुस्कुराते हुए सहमति जताई। यहाँ तक कि वयस्क जो कभी ब्रूनो को एक उपद्रव से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे, वे भी उसके प्रति गर्मजोशी महसूस करने लगे। वे श्री हेनरी के साथ बातचीत करने के लिए रुके, अपने पालतू जानवरों की कहानियां साझा की और मनुष्य और कुत्ते के बीच के बंधन के लिए प्रशंसा व्यक्त की। वो एक अच्छा लड़का है, श्रीमती पीटरसन ने ब्रूनो के कानों के पीछे खुजलाते हुए कहा। एक असली हीरो। ब्रूनो ने अपनी विशिष्ट विनम्रता के साथ प्रशंसा स्वीकार की। उसकी दुम पोर्च के फर्श पर धीरे से टकरा रही थी। अगर उसे अपने किए की गंभीरता का एहसास था तो उसने कोई बाहरी संकेत नहीं दिया। उसके लिए ये बस उसका कर्तव्य था जो सहज ज्ञान और समर्पण से पैदा हुआ था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, पड़ोस में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। बातचीत गपशप और बेकार की बकबक से हटकर सुरक्षा, जिम्मेदारी और करुणा की चर्चाओं में बदल गई। माता पिता ने डंपिंग ग्राउंड और अन्य संभावित खतरों के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए बैठकें आयोजित की। बच्चों ने अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहने और सीमाओं का सम्मान करने के बारे में मूल्यवान सबक सीखे। इन सबके केंद्र में ब्रूनो था। उसकी उपस्थिति दयालुता की शक्ति और सतही छापों से परे देखने के महत्व की निरंतर याद दिलाती थी। जो लोग कभी उसे गलत तरीके से आंकते थे, वे अब उसे आशा और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में देखते थे।
यहाँ तक कि टॉमी, जिसकी जान उसने बचाई थी, उसे भी कुत्ते से गहरा लगाव हो गया था। हर दोपहर वो मिस्टर हेनरी के घर जाता और साझा करने के लिए स्नैक्स और खिलौने लाता। कभी कभी वे पोर्च पर एक साथ बैठकर स्कूल की फुटबॉल और अन्य रोमांच के बारे में बात करते। कभी कभी वे एक दूसरे की संगति का आनंद लेते और शांत संगति में आराम पाते जो केवल जानवर ही दे सकते हैं। तुम मेरे हीरो हो, ब्रूनो, टॉमी ने एक धूप भरी दोपहर कुत्ते की गर्दन पर अपनी बाहें लपेटते हुए कहा। ब्रूनो ने प्यार से उसके चेहरे को चाटा, जिससे लड़का जोर से हंस पड़ा। पास में खड़े मिस्टर हेनरी ने एक सौम्य मुस्कान के साथ इस दृश्य को देखा। उनकी आंखें सिर्फ ब्रूनो के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए गर्व से चमक उठी। टॉमी को बचाने में ब्रूनो ने एक बच्चे को बचाने से कहीं ज्यादा किया था। उसने एक समुदाय को एकजुट किया था जो दूरियों को पाट रहा था और उन संबंधों को बढ़ावा दे रहा था जो अन्यथा निष्क्रिय रह सकते थे। कभी कभी हीरो वो होता है जिसकी हम कम से कम उम्मीद करते हैं, और कभी कभी बहादुरी के सबसे बड़े काम भव्य इशारों से नहीं बल्कि शांत और अटूट समर्पण से निकलते हैं। टॉमी के बचाव के बाद के दिनों में विलो स्ट्रीट में शांति का माहौल था, लेकिन यह उस तरह की शांति थी जो एक नाजुक और बेचैनी से भरे तूफान के बाद होती है। जीवन अपनी लय में वापस आ गया, लेकिन सतह के नीचे सूक्ष्म बदलाव हो रहे थे। बातचीत में चिंतन की झलक थी, हंसी थोड़ी धीमी लग रही थी और यहाँ तक कि हवा भी भारी लग रही थी, जैसे कि मोहल्ले के लोग खुद ही ये समझ रहे थे कि क्या हुआ था। श्री हेनरी के लिए जीवन में बहुत बदलाव नहीं आया था, या ऐसा बाहर से ऐसा लगता था। वो अब भी हर सुबह जल्दी उठकर चाय बनाते थे और अपने पिछवाड़े के छोटे से बगीचे की देखभाल करते थे। लेकिन अब उनमें कुछ बदलाव था। शायद उनके कदमों में हल्कापन था, या राहगीरों का अभिवादन करते समय उनकी निगाहों में गर्मजोशी थी। कई सालों तक वो अपने एकांत में चुपचाप संतुष्ट रहते थे, लेकिन अब वो खुद को समुदाय के ताने बाने में ऐसे तरीके से खींचा हुआ पाते थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ब्रूनो में भी शारीरिक रूप से बदलाव नहीं आया था, क्योंकि उम्र ने पहले ही उस पर अपनी छाप छोड़ दी थी, लेकिन भावनात्मक रूप से एक बार अनदेखा किया जाने वाला कुत्ता अब पड़ोसियों के स्नेह में डूबा हुआ था, जो आखिरकार उसकी सराहना करने लगे थे। बच्चे श्री हेनरी के गेट पर रोजाना नाश्ता करने या बस उस कुत्ते के पास बैठने के लिए उत्सुक होकर दस्तक देते थे, जिसे वे अब हीरो कहते थे। वयस्क अधिक बार दोस्ताना मुस्कान और हार्दिक धन्यवाद देते हुए रुकते थे। फिर भी नए नए मिले ध्यान के बावजूद ब्रूनो खुद के प्रति सच्चे रहे। उन्होंने प्रशंसा या मान्यता की तलाश नहीं की, इसके बजाय उन्होंने इसे विनम्रता से स्वीकार किया, जैसे कि यह उनकी भूमिका का एक हिस्सा था। श्री हेनरी के प्रति उनकी निष्ठा कभी कम नहीं हुई और न ही उनकी बाढ़ के पार की दुनिया पर उनकी शांत निगरानी कम हुई। और फिर एक शाम वो निगरानी फिर से जगी। ये धीरे धीरे शुरू हुई, ब्रूनो के कानों की झिलमिलाहट और उसके सिर के हल्के से झुकाव से, क्योंकि वो उन ध्वनियों को ध्यान से सुन रहा था जिन्हें केवल वह सुन सकता था। सूरज क्षितिज के नीचे डूब चुका था और विलो स्ट्रीट पर लंबी छायाएं डाल रहा था। पड़ोस अपनी रात की दिनचर्या में बस रहा था। परिवार खाने की मेजों के चारों ओर इकट्ठे हुए। लिविंग रूम में टीवी धीमी गति से गुनगुना रहे थे और ठंडी हवा में झींगुरों की हल्की चहचहाहट भर रही थी। श्री हेनरी अपने पोर्च पर लालटेन की मंद रोशनी में किताब पढ़ रहे थे। ब्रूनो उनके पैरों के पास लेटा था, उसकी सांस धीमी और स्थिर थी। सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था, जब तक कि ऐसा नहीं हुआ। ब्रूनो ने अचानक अपना सिर उठाया। उसका शरीर अकड़ गया, जैसे कि कोई अदृश्य धागा उसके भीतर खींच गया हो। उसकी नाक हवा में बह रही खुशबू को पकड़ रही थी। उसके कान गेट की ओर सतर्क और केंद्रित होकर घूम रहे थे। क्या है बेटा? श्री हेनरी ने अपनी किताब बंद करके और थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा। ब्रूनो ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो धीरे धीरे खड़ा रहा। उसकी हरकतें उसके जोड़ों में अकड़न के बावजूद सोच समझकर की जा रही थीं। उसकी दुम स्थिर रही, उसकी आंखें गेट पर टिकी थी, मानो वो गेट के आर पार देखने की कोशिश कर रहा हो। कुछ गड़बड़ है? श्री हेनरी ने चिंता से भरी अपनी आवाज दबाई। ब्रूनो ने गेट के पास आगे पीछे टहलते हुए एक धीमी सी कराह भरी। यह ऐसी आवाज थी जो श्री हेनरी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। न तो गुर्राहट, न ही भौंकना, बल्कि दोनों के बीच कुछ जो भी था, उसने बूढ़े आदमी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। तुम बाहर जाना चाहते हो? श्री हेनरी ने सावधानी से उठते हुए पूछा। ब्रूनो ने उसकी ओर देखा। उसकी गहरी भूरी आंखें तत्परता से भरी हुई थीं। उसने एक बार तीखे और आग्रहपूर्ण ढंग से भौंककर गेट पर अपनी नजर वापस डाली। ठीक है, ठीक है, श्री हेनरी ने पोर्च की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहा। चलो देखते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो गए हो।
उसने गेट खोला और ब्रूनो बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर घुस गया। बूढ़ा कुत्ता आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ा। उसके पंजे फुटपाथ और घास पर चुपचाप चल रहे थे। वो मानवीय आंखों के लिए अदृश्य एक मार्ग पर चल रहा था, जो वर्षों के साहचर्य और संरक्षण से विकसित सहज ज्ञान द्वारा निर्देशित था। प्रत्येक कदम उसे घर की सुरक्षा से दूर ले जाता हुआ विलो स्ट्रीट की गलियों और गलियों की भूल भुलैया में ले जाता था। उसके पीछे श्री हेनरी अपने ड्राइववे के किनारे पर झिझकते हुए देख रहे थे कि ब्रूनो शाम के अंधेरे में गायब हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कुत्ते को पुकारा, हालांकि वो जानता था कि उत्तर की अपेक्षा करना बेहतर है। चिंता की एक झलक उसके सीने में घुस गई। ब्रूनो हमेशा से भरोसेमंद रहा था। उसके कार्य आवेग के बजाय उद्देश्य से प्रेरित थे। अगर वो इस तरह भाग रहा था तो इसका मतलब था कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा था। लेकिन क्या? श्री हेनरी ने अपने घर की ओर देखा, जो एक जगह पर रहने और अपने कुत्ते का पीछा करने के बीच उलझा हुआ था। वर्षों के एकांत ने उसे अनावश्यक जोखिमों से बचना सिखाया था। फिर भी ब्रूनो के व्यवहार में कुछ ऐसा था जो उसे कार्य करने के लिए मजबूर कर रहा था। एक आह के साथ उसने पोर्च से एक टॉर्च पकड़ी और कुत्ते के पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे ब्रूनो घुमावदार सड़कों पर आगे बढ़ रहा था, उसकी इंद्रियां उसका मार्गदर्शन करती रहीं। गंध का निशान उसे परिचित स्थलों से होते हुए ले गया। खेल का मैदान जहां बच्चे दिन में हंसते थे, कोने की दुकान जहां पड़ोसी आपस में एक दूसरे से मिलते थे, संकरी गलियां जहां आवारा बिल्लियां घूमती थीं, और फिर पड़ोस के औद्योगिक छोर की ओर तेजी से मुड़ गई। यहाँ घरों की जगह गोदाम और खाली जगहें थीं। उनकी कंकाल जैसी संरचनाएं रात के आसमान में भयावह रूप से उभर रही थीं। डंपिंग ग्राउंड सामने दिखाई दे रहा था, जिसकी नुकीली रूपरेखा चांद की रोशनी से हल्की हल्की रोशन थी। ब्रूनो ने अपनी गति धीमी कर दी। जैसे ही वो जंग लगी वैन को देखने लगा, उसकी आंखें ऊपर उठ गईं। पिछले हफ्ते की यादें उसके अंदर उमड़ पड़ी। उन्मत्त भौंकना, अंदर से बेताब थपथपाना, उस जबरदस्त तत्परता की भावना जिसने उसे काम करने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन आज रात वैन खामोश थी। ब्रूनो ने हवा को सावधानी से सूंघते हुए रुका। कुछ अलग था। गंध का निशान वैन की ओर नहीं, बल्कि उसके आगे डंपिंग ग्राउंड के अंधेरे कोनों में ले गया। वो थोड़ी देर के लिए झिझका। उसकी सहज प्रवृत्ति सावधानी से लड़ रही थी। फिर एक दृढ़ दहाड़ के साथ वो आगे बढ़ गया। इस बीच मिस्टर हेनरी ने साथ चलने की कोशिश की। उम्र ने उसे काफी धीमा कर दिया था और असमान भूभाग ने नेविगेशन को मुश्किल बना दिया था। जैसे ही कुत्ता आगे बढ़ा, उसकी टॉर्च की किरण टूटी हुई फुटपाथ और मलबे के ढेर पर अनियमित रूप से नाच रही थी और ब्रूनो के सिलहूट की झलकियां दिखा रही थी। ब्रूनो, उसने पुकारा। उसकी आवाज सुनसान जगह में हल्की सी गूंज रही थी। यहाँ वापस आओ। लेकिन ब्रूनो नहीं रुका। निराशा डर के साथ मिल गई, क्योंकि मिस्टर हेनरी ने खुद को और जोर से धकेला। उसकी सांसें उखड़ी हुई आंसुओं के साथ आ रही थीं। तुम्हें क्या हो गया है? उसने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। वो एक कोने में घूमा और ब्रूनो को डंपिंग ग्राउंड के किनारे खड़ा देखा। उसका शरीर तनाव से अकड़ गया था। कुत्ते ने तेजी से भौंककर मिस्टर हेनरी का ध्यान पास में बैठे एक व्यक्ति की ओर खींचा। यह एक बच्ची थी। ठीक है, मिस्टर हेनरी ने उसे और चौंकाने से बचने के लिए जल्दी से अपनी टॉर्च कम करते हुए कहा, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी निगाहें उसकी ओर आ रही दो आकृतियों के बीच सावधानी से घूम रही थीं। हालांकि ब्रूनो ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। वो धीरे से उसकी ओर बढ़ा और उसकी दुम धीरे धीरे हिल रही थी, क्योंकि वो उसके हाथ को सूंघ रहा था। एक पल के हिचकिचाहट के बाद उसने आशंकित रूप से हाथ बढ़ाया और उसे अपनी उंगलियां सूंघने दिया। वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, मिस्टर हेनरी ने उसके बगल में सावधानी से घुटने टेकते हुए उसे आश्वस्त किया। वो एक अच्छा कुत्ता है। लड़की ने चुपचाप सिर हिलाया और ब्रूनो के फर पर उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत हो गई। क्या आप यहीं रहते हैं? मिस्टर हेनरी ने धीरे से पूछा। उसने अपना सिर हिलाया और उसके होंठ कांप रहे थे, क्योंकि वो बोलने की कोशिश कर रही थी। मैं खो गया। लुका छिपी का मासूम खेल खतरनाक हो गया। उसने कितनी बार बच्चों को इन सड़कों पर भागते देखा था, इस बात से बेखबर कि उनके सुरक्षित ठिकानों के पीछे क्या खतरे छिपे हैं। हम तुम्हें घर पहुंचा देंगे, उसने उसके कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखते हुए वादा किया। ब्रूनो फिर चिल्लाया, मानो बात पर जोर दे रहा हो। जब तक अधिकारी मार्टिनेज मिस्टर हेनरी के फोन से सतर्क होकर पहुंचे, तब तक लड़की मिस्टर हेनरी की कार की पिछली सीट पर कंबल में लिपटी हुई सुरक्षित बैठी थी और पानी पी रही थी। चिंता से व्याकुल उसके माता पिता जल्द ही उनके साथ शामिल हो गए और उसे गले लगाया और राहत के आंसू बहाए। तुमने उसे बचा लिया, लड़की की मां ने मिस्टर हेनरी का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। धन्यवाद,
यह मैं नहीं था, मिस्टर हेनरी ने ब्रूनो की ओर विनम्रता से इशारा करते हुए कहा। यह वही था, अधिकारी मार्टिनेज ने सहमति से सिर हिलाया। तुमने फिर ऐसा किया है ना? उसने कुत्ते के कान के पीछे खुजलाते हुए फुसफुसाया। ब्रूनो उसके स्पर्श में झुक गया और संतुष्ट भाव से उसकी आंखें बंद हो गईं। विलो स्ट्रीट पर वापस आकर खोई हुई लड़की की कहानी तेजी से फैल गई, जिसने ब्रूनो की किंवदंती में एक और परत जोड़ दी। पड़ोसियों ने खतरे को भांपने की उसकी क्षमता पर आश्चर्य किया, जरूरतमंदों की रक्षा करने के लिए उसका अटूट समर्पण। वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, श्रीमती पीटरसन ने ऐसी ही एक बातचीत के दौरान घोषणा की। वो एक अभिभावक देवदूत हैं। दूसरों ने सहमति में सिर हिलाया, उनकी प्रशंसा स्पष्ट थी। यहाँ तक कि टॉमी, जो ब्रूनो का विशेष रूप से शौकीन हो गया था, भी विस्मय की भावना महसूस करने से नहीं बच सका। तुम अद्भुत हो ब्रूनो, उसने एक दोपहर कुत्ते को गेंद लाने के लिए फेंकते हुए कहा। तुमने मुझे बचाया और अब तुमने किसी और को बचाया है। तुम एक सुपरहीरो की तरह हो ब्रूनो। कभी कभी सबसे महान नायक वे होते हैं जिनकी हम कम से कम उम्मीद करते हैं, और कभी कभी उनकी बहादुरी के कार्य हमें संबंध, करुणा और विश्वास की शक्ति की याद दिलाते हैं। शाम की हवा ठंडी थी और अभी भी नम मिट्टी और ताजी कटी घास की हल्की खुशबू के साथ आ रही थी। विलो स्ट्रीट पर दुनिया शांत प्रतिबिंब में रुकी हुई लग रही थी, जैसे कि पिछले हफ्तों में हुई घटनाओं के बवंडर के बाद अपनी सांस रोक रही हो। फिर भी ब्रूनो के लिए, जो बूढ़ा लेब्राडोर मिक्स था, आराम करने का समय नहीं था। उसकी सहज प्रवृत्ति एक बार फिर से प्रज्वलित हो गई थी, जो उसे एक ऐसे उद्देश्य की ओर खींच रही थी जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। श्री हेनरी अपने ड्राइववे के किनारे खड़े होकर देख रहे थे कि ब्रूनो शाम के अंधेरे में गायब हो गया। बूढ़े आदमी का दिल गर्व और चिंता के मिश्रण से दुख रहा था। उसने अपने कुत्ते में ये दृढ़ संकल्प देखा था, उसी अडिग ध्यान से पहले जिसने ब्रूनो को टॉमी को बचाने और बाद में खोई हुई लड़की को बचाने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन हर बार जब ब्रूनो भागता था तो उसे एक जुआ लगता था, एक विश्वास की छलांग कि कुत्ता सुरक्षित वापस आ जाएगा और जो भी मिशन उसे बुलाया गया था उसे पूरा करेगा। सावधान रहो बेटा, मिस्टर हेनरी ने बढ़ते अंधेरे में फुसफुसाते हुए कहा। हालांकि वह जानता था कि ब्रूनो पहले से ही सुनने की सीमा से बहुत दूर है। ब्रूनो ने उद्देश्यपूर्ण तरीके से अपनी नाक को जमीन के करीब ले जाकर गंध के सबसे कमजोर निशानों का पीछा किया। किसी बाहरी व्यक्ति को यह निशान अदृश्य लग सकता था, हवा में उड़ती हुई एक फुसफुसाहट मात्र, लेकिन ब्रूनो के लिए यह एक प्रकाश स्तंभ की तरह स्पष्ट था। हर कदम उसे घर के परिचित आराम से दूर ले जाता हुआ विलो स्ट्रीट की सीमा पर स्थित गलियों और गलियों की भूलभुलैया में ले जाता था। उसका शरीर हर हरकत का विरोध कर रहा था। उम्र ने उसके जोड़ों को सख्त कर दिया था और गठिया ने हर कदम को सहनशक्ति की परीक्षा बना दिया था। फिर भी अब इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। कुछ या कोई परेशानी में था और ब्रूनो की वफादारी उसके सब कुछ से कम की मांग नहीं कर रही थी। गंध का निशान उसे खेल के मैदान से दूर शांत घरों की पंक्तियों से होते हुए ले गया, जहां परिवार खाने की मेजों के चारों ओर इकट्ठे हुए थे और उनकी हंसी खुली खिड़कियों से छलक रही थी। ये पड़ोस के किनारे से होते हुए औद्योगिक क्षेत्र की ओर मुड़ गया, जहां गोदाम रात के आसमान के सामने मूक दिग्गजों की तरह मंडरा रहे थे। यहाँ हवा में जंग और सड़न की तीखी गंध के साथ अलग तीखी और धातु जैसी गंध थी। ब्रूनो ने अपनी गति धीमी कर ली क्योंकि वो एक बार फिर डंपिंग ग्राउंड के पास पहुंचा। जंग लगी वैन की नुकीली आकृति दूर से ही भयावह रूप से उभरी हुई थी। उसकी छाया टूटी हुई फुटपाथ पर लंबी फैल रही थी। टॉमी के बचाव की यादें उसके भीतर उमड़ पड़ी। उन्मत्त भौंकना, अंदर से हताश होकर थपथपाना, उस अत्यधिक तत्परता की भावना जिसने उसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन आज रात वैन उसकी बेचैनी का स्रोत नहीं थी। इसके बजाय गंध का निशान तेजी से बाईं ओर मुड़ गया और दो ढहते गोदामों के बीच एक संकरी गली की ओर बढ़ गया। ब्रूनो ने कुछ देर के लिए हिचकिचाहट की, अपने कानों को किसी भी असामान्य आवाज को सुनने के लिए घुमाया। अंधेरे में दूर से एक खटपट की आवाज गूंजी, जिसके बाद एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। ये काफी था। नए दृढ़ संकल्प के साथ ब्रूनो ने अपने पंजे धीरे धीरे बजरी और मलबे पर दबाते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस बीच विलो स्ट्रीट पर वापस आकर श्री हेनरी ने अपने निर्णय पर विचार किया कि क्या करना है। उनका एक हिस्सा ये भरोसा करते हुए रुकना चाहता था कि ब्रूनो आगे जो भी होगा उसे संभाल लेगा। आखिरकार कुत्ते ने खुद को बार बार सक्षम साबित किया था। लेकिन दूसरा हिस्सा, जिसने ब्रूनो को एक शरारती पिल्ले से एक वफादार साथी बनाया था, वो इस भावना से बाहर नहीं निकल पाया कि कुछ गड़बड़ है। अपनी टॉर्च और एक हल्का जैकेट लेकर मिस्टर हेनरी अपने कुत्ते के पीछे चल पड़े। ये यात्रा उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन थी।
वर्षों के एकांत और सीमित शारीरिक गतिविधि ने उन्हें कुछ ही ब्लॉक के बाद थका दिया था। फिर भी वो ब्रूनो के लिए चिंता और कुत्ते को घर से इतनी दूर लाने की जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर आगे बढ़े। जैसे ही वो पड़ोस के औद्योगिक छोर के पास पहुंचे, उपनगरीय जीवन की आरामदायक गूंज एक भयानक सन्नाटे में बदल गई। केवल ध्वनियां हवा में धातु के हिलने की कभी कभार की चरमराहट और पास के राजमार्गों पर यातायात की दूर की गड़गड़ाहट थी। छायाएं अस्वाभाविक रूप से लंबी फैली हुई थीं, जो परित्यक्त मशीनरी और त्यागे गए कबाड़ के ढेर के आकार को विकृत कर रही थी। ब्रूनो, मिस्टर हेनरी ने अपनी आवाज को थोड़ा कांपते हुए पुकारा। तुम कहाँ हो? उनकी टॉर्च की किरण उजाड़ परिदृश्य में घूम रही थी और कुत्ते के आगे बढ़ने पर ब्रूनो की सिलहुट की झलकियां दिखाई दे रही थी। आखिरकार उसने उसे गली के मुहाने के पास देखा। उसका शरीर तनाव से अकड़ गया था। यह क्या है लड़का? मिस्टर हेनरी ने कुत्ते को पकड़ते हुए पूछा। ब्रूनो ने तेजी से भौंककर अपने मालिक का ध्यान छाया में सिमटे हुए एक व्यक्ति की ओर खींचा। यह एक लड़का था जो 10 साल से बड़ा नहीं था। गोदाम की दीवार के सहारे झुका हुआ बैठा था। उसका चेहरा पीला था, उसके कपड़े फटे और गंदे थे। उसके माथे पर चोट के निशान से खून बह रहा था और उसकी सांस उथली सांसों के साथ आ रही थी। हे भगवान, मिस्टर हेनरी ने लड़के के पास दौड़ते हुए बुदबुदाया। बच्चा कमजोर ढंग से हिला, उसकी आंखें फड़फड़ाकर खुली। मदद करो, उसने अपनी आवाज मुश्किल से सुनाई देने वाली कर्कश आवाज में निकाली। कोई बात नहीं बेटा, मिस्टर हेनरी ने लड़के के कंधे पर आश्वस्त करने वाला हाथ रखते हुए धीरे से कहा। हम यहाँ मदद करने के लिए हैं। ब्रूनो वो हतप्रभ और भ्रमित होकर गली में भटक गया था और वापस आने का रास्ता नहीं खोज पा रहा था। जब तक ब्रूनो ने उसे ढूंढा, एथन कई घंटों से बेहोश था और हर गुजरते मिनट के साथ उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। श्री हेनरी ने आपातकालीन सेवाओं को बुलाते हुए एथन के माथे पर घाव पर दबाव डालने के लिए अपनी जैकेट का उपयोग करके जल्दी से काम किया। ब्रूनो घायल लड़के और उसके चिंतित मालिक दोनों को एक अजीब तरह की सांत्वना देते हुए अपनी उपस्थिति के करीब रहा। जब पैरामेडिक्स पहुंचे तो उन्होंने श्री हेनरी की त्वरित सोच और ब्रूनो की उत्सुक प्रवृत्ति की प्रशंसा की। यदि आपका कुत्ता नहीं होता तो हम उसे समय पर नहीं ढूंढ पाते, एथन को स्ट्रेचर पर लादते हुए एक मेडिक ने कहा। उसे लोगों को खोजने का हुनर है, श्री हेनरी ने विनम्रतापूर्वक ब्रूनो के कानों के पीछे खुजलाते हुए उत्तर दिया। जैसे ही एम्बुलेंस रात में धीमी आवाज में बजती हुई सायरन की आवाज के साथ आगे बढ़ी, श्री हेनरी थकी हुई मुस्कान के साथ ब्रूनो की ओर मुड़े। तुमने फिर से ऐसा किया है ना? उन्होंने फुसफुसाया। ब्रूनो ने अपने आसपास की अराजकता से बेपरवाह होकर आलस से अपनी पूंछ हिलाई। विलो स्ट्रीट पर ईथन के बचाए जाने की खबर तेजी से फैली, जिसने ब्रूनो की स्थानीय नायक के रूप में स्थिति को और मजबूत किया। पड़ोसियों ने खतरे को भांपने की उसकी क्षमता और जरूरतमंदों की रक्षा करने के उसके अटूट समर्पण पर आश्चर्य व्यक्त किया। ऐसी ही एक बातचीत के दौरान श्रीमती पीटरसन ने घोषणा की कि वो महज एक कुत्ता नहीं है, वो एक अभिभावक देवदूत है। दूसरों ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी प्रशंसा स्पष्ट थी। यहाँ तक कि टॉमी, जो ब्रूनो का विशेष रूप से शौकीन हो गया था, भी विस्मय की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। तुम अद्भुत हो ब्रूनो, उसने एक दोपहर कुत्ते को गेंद लाने के लिए फेंकते हुए कहा। तुमने मुझे बचाया और अब तुमने किसी और को बचाया है। तुम एक सुपरहीरो की तरह हो। ब्रूनो ने गेंद ली और उसे टॉमी के पैरों पर छोड़ दिया और उसकी दुम जमीन पर हल्के से थपथपाने लगी। दूसरों को बचाने में ब्रूनो महज एक पालतू जानवर या साथी से अधिक बन गया। रात का अंधेरा लगातार जारी था और विलो स्ट्रीट और आसपास के इलाकों में अंतहीन रूप से फैला हुआ था। गलियों और सुनसान इलाकों के किनारों पर छायाएं दूर की स्ट्रीट लाइटों की फीकी रोशनी को निगल रही थीं। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जो केवल कभी कभार पत्तियों की सरसराहट या उपनगर के इस शांत कोने से दूर राजमार्गों पर यातायात की दूर की आवाज से टूटती थी। फिर भी सन्नाटे के बीच एक उद्देश्यपूर्ण कदम था जो उम्र और थकान के बोझ को चुनौती देता था। ब्रूनो की यात्रा उसे पहले से कहीं ज्यादा दूर ले गई थी। उसका शरीर किसी ऐसी चीज की तलाश में अपनी सीमाओं को पार कर गया था जिसे वो अभी तक देख नहीं सकता था, लेकिन सहज रूप से समझ सकता था। उसके पंजे हर कदम पर दर्द कर रहे थे और उसकी मांसपेशियां विरोध में चीख रही थीं, क्योंकि वो औद्योगिक क्षेत्र के असमान इलाके में चल रहा था। लेकिन अब इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। कोई चीज या कोई उसे बुला रहा था जो उसके अस्तित्व के मूल में एक ऐसी तत्परता से खींच रहा था जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकता था। उसके पीछे मिस्टर हेनरी अपनी टॉर्च की किरण को टूटी हुई फुटपाथ और मलबे के ढेर पर बेतरतीब ढंग से नाचते हुए बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बूढ़े आदमी की सांसें उखड़ी हुई थीं और उसके पैर थकान से कांप रहे थे।
उसे हमेशा से पता था कि ब्रूनो खास है, लेकिन आज रात कुत्ता अपने दृढ़ संकल्प में लगभग दूसरी दुनिया का लग रहा था। ब्रूनो, मी, हेनरी ने फिर से पुकारा। उसकी आवाज थकावट से कर्कश हो गई थी। मेरा इंतजार करो। लेकिन ब्रूनो रुका नहीं। उसका ध्यान अद्वितीय और अडिग था। वो अंधेरे में छाया की तरह आगे बढ़ा और संकट संकेत के स्रोत की ओर लगातार बढ़ रहा था, जिसे केवल वो ही देख सकता था। गंध का निशान उसे गोदामों की भूल-भुलैया में ले गया, जहां रात के आसमान के सामने ऊंची ऊंची इमारतें भयावह रूप से उभरी हुई थीं। यहाँ दुनिया अलग तरह की, ठंडी और खोखली लग रही थी, जैसे कि जीवन ही खत्म हो गया हो। हवा में जंग और तेल की तीखी गंध के साथ तीखी और धातु जैसी गंध आ रही थी। स्थिर पानी के पोखर चांद की पीली रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे और उनकी सतह हवा में हल्की सी लहरा रही थी। ब्रूनो ने अपनी गति धीमी कर दी, क्योंकि वो दो ढहती इमारतों के बीच एक संकरी गली के पास पहुंचा। यहाँ गंध और भी तेज हो गई और डर की स्पष्ट गंध के साथ मिल गई। उसके कान आगे की ओर घूमे और उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, जो दमनकारी सन्नाटे के नीचे बमुश्किल सुनाई दे रही थी। उसने तनाव से अपने शरीर को अकड़कर रोका। फिर एक गहरी गड़गड़ाहट के साथ वो छाया में चला गया। गलियारे के अंदर का दृश्य उसके सामने एक भयावह झांकी की तरह सामने आया। एक छोटा लड़का जमीन पर फैला हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए और गंदगी से सने हुए थे। उसके माथे पर लगी चोट से खून की बूंदें बह रही थीं, जो उसके बालों को उलझा रही थीं और उसके चेहरे पर दाग लगा रही थीं। उसकी सांसें उथली थीं, उसकी त्वचा पीली और नम थी। ब्रूनो सावधानी से उसके पास गया और लड़के के हाथ को धीरे से सूंघा। बच्चा कमजोर रूप से हिला, उसकी पलकें फड़फड़ा रही थीं। मदद करो, लड़के ने दर्द और डर से कांपते हुए अपनी आवाज में फुसफुसाया। ब्रूनो तेजी से भौंका। ब्रूनो घायल लड़के के पास सुरक्षात्मक ढंग से खड़ा था। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कह रहा हो कि यहाँ हम इसीलिए यहाँ हैं। हे भगवान! मिस्टर हेनरी बच्चे के पास घुटनों के बल गिरते हुए बुदबुदाए। क्या तुम ठीक हो बेटा? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लड़के ने कमजोरी से सिर हिलाया और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैं गिर गया। सब ठीक है, मिस्टर हेनरी ने लड़के के कंधे पर एक सांत्वना भरा हाथ रखते हुए उसे आश्वस्त किया। हम तुम्हारी मदद करेंगे। अपने जैकेट का उपयोग करके उसने खून के प्रवाह को रोकने की कोशिश में लड़के के माथे पर घाव पर दबाव डाला। रुको बेटा, उसने धीरे से कहा। बस रुको। ब्रूनो उसके करीब रहा और उसकी उपस्थिति ने एक अजीब तरह का आराम दिया। उसकी स्थिर निगाहें मिस्टर हेनरी और लड़के दोनों को उस पल की अराजकता में स्थिर कर रही थीं। जब पैरामेडिक्स आखिरकार पहुंचे तो उन्होंने लड़के को स्थिर करने के लिए तेजी से काम किया और उसे स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल ले जाने के लिए तैयार किया। मेडिक्स में से एक ने श्री हेनरी की ओर देखा और उसके चेहरे पर कृतज्ञता भरी हुई थी। आपने उसकी जान बचाई, उसने ब्रूनो की ओर इशारा करते हुए कहा। अगर आपका कुत्ता उसे नहीं पाता। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन निहितार्थ हवा में भारी था। उसे इस तरह की चीजों की आदत है, श्री हेनरी ने विनम्रता से ब्रूनो के कानों के पीछे खरोंचते हुए जवाब दिया। ब्रूनो ने अपनी पूंछ को आलस से हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वो ध्यान से बेफिक्र था। विलो स्ट्रीट पर वापस एथन के बचाव की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। पड़ोसी छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा हुए और ब्रूनो की खतरे को भांपने और निर्णायक रूप से कार्य करने की अनोखी क्षमता पर आश्चर्यचकित हुए। जो बच्चे कभी उससे डरते थे, अब उसे कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में ट्रीट और खिलौने लाकर विस्मय से देखते थे। वयस्क उसके बारे में श्रद्धा से बात करते थे। उनकी आवाज प्रशंसा और सम्मान से भरी हुई थी। वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, श्रीमती पीटरसन ने ऐसी ही एक बातचीत के दौरान घोषणा की। वो एक अभिभावक देवदूत हैं। दूसरों ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखें भावनाओं से चमक रही थीं। यहाँ तक कि टॉमी, जो ब्रूनो से बहुत प्यार करता था, जब भी वो बूढ़े कुत्ते को देखता तो गर्व से भर जाता। तुम अद्भुत हो ब्रूनो, उसने एक दोपहर कुत्ते को गेंद फेंकने के लिए कहा। तुमने बहुत से लोगों को बचाया है। तुम एक सुपरहीरो की तरह हो। ब्रूनो ने गेंद को वापस लिया और टॉमी के पैरों पर फेंक दिया। उसकी दुम धीरे से जमीन पर टकरा रही थी। दूसरों को बचाने में ब्रूनो सिर्फ एक पालतू जानवर या साथी से कहीं ज्यादा बन गया था। वो आशा, लचीलापन और बिना शर्त प्यार का प्रतीक बन गया था। कभी कभी सबसे महान नायक वे होते हैं जिनकी हम कम से कम उम्मीद करते हैं, और कभी कभी उनकी बहादुरी के काम हमें संबंध, करुणा और विश्वास की शक्ति की याद दिलाते हैं। एम्बुलेंस ने रात में धीरे धीरे सायरन बजाते हुए एथन को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर उसकी चोटों का इलाज करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वो पूरी तरह ठीक हो जाए।
इसके पीछे डंपिंग ग्राउंड एक बार फिर शांत हो गया और बचाव की अराजकता भोर से पहले पीछे हटने वाली छाया की तरह फीकी पड़ गई। लेकिन श्री हेनरी और ब्रूनो के लिए शाम की घटनाएं जीवन की नाजुकता और दयालुता के एक कार्य के गहरे प्रभाव की एक ज्वलंत याद दिलाती रहीं। श्री हेनरी गली के किनारे खड़े होकर लाल और नीली रोशनी को दूर कोने में गायब होते देख रहे थे। उनकी टॉर्च की किरणें कमजोर ढंग से टिमटिमा रही थी, जिसकी बैटरी घंटों इस्तेमाल के कारण खत्म हो गई थी। उन्होंने ब्रूनो की ओर रुख किया, जो उनके बगल में धैर्यपूर्वक बैठा था। लंबी यात्रा के थकान के बावजूद उसकी सांस धीमी और स्थिर थी। तुमने आज रात अच्छा किया, श्री हेनरी ने कुत्ते के कानों के पीछे खुजलाने के लिए धीरे से घुटने टेकते हुए कहा। बहुत अच्छा। ब्रूनो ने कुत्ते के स्पर्श में झुककर अपनी दुम को धीरे से हिलाया। उसके व्यवहार में कोई अहंकार नहीं था, गर्व या अपेक्षा की कोई भावना नहीं थी। उसने बस वही किया जो स्वाभाविक रूप से आता था, जो वर्षों की वफादारी और सहज ज्ञान ने उसे करना सिखाया था। फिर भी उस सादगी में चरित्र की गहराई छिपी थी, जिसने श्री हेनरी को भी विनम्र बना दिया। जब वे घर वापस जाने लगे तो पड़ोस पहले की तुलना में शांत लग रहा था, नाटक के बाद लगभग श्रद्धावान। स्ट्रीट लाइटें सुनहरी रोशनी के पूल को खाली फुटपाथों पर फैला रही थी, जिनकी चमक ठंडी रात की हवा से नर्म हो गई थी। झींगुर लयबद्ध तरीके से अपने मधुर गीत से चुप्पी को भर रहे थे। ये पहले के तनाव और तात्कालिकता के विपरीत था, एक सौम्य अनुस्मारक की संकट के क्षणों के बाद भी जीवन आगे बढ़ता है। जब वे विलो स्ट्रीट पर पहुंचे तो कोने पर स्थित घर किसी तरह गर्म महसूस हुआ, जैसे कि इसकी दीवारों ने उन लोगों की कृतज्ञता को अवशोषित कर लिया हो जिनके जीवन को ब्रूनो ने छुआ था। श्री हेनरी ने गेट खोला और अंदर चले गए। ब्रूनो उनके पीछे पीछे चल रहा था। पोर्च उनके वजन से धीरे धीरे चरमराया, जैसे वे अपने सामान्य स्थानों पर बैठे थे। बूढ़ा आदमी अपनी रॉकिंग कुर्सी पर था और कुत्ता उसके पैरों पर फैला हुआ था। कुछ देर तक न तो कोई हिला, नहीं बोला। उनके बीच की शांति असहज नहीं थी, बल्कि यह अव्यक्त समझ से भरी थी। वर्षों की संगति ने एक ऐसा बंधन बनाया था जो शब्दों से परे था, जिससे वे एक भी शब्द बोले बिना विचारों और भावनाओं को साझा कर सकते थे। अंत में श्री हेनरी ने चुप्पी तोड़ी। मुझे हमेशा से पता था कि तुम खास हो ब्रूनो, उन्होंने अपनी आवाज में भावनाओं से भरे स्वर में कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तक मैं कभी समझ पाया हूं कि यह कितना खास है। ब्रूनो ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी गहरी भूरी आंखें मिस्टर हेनरी की नजरों से मिलीं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कुत्ता कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहा था, शायद आश्वासन, शायद आभार, या शायद सिर्फ उनके बीच के रिश्ते की स्वीकृति। तुम सिर्फ मेरे कुत्ते नहीं हो, मिस्टर हेनरी ने अपनी आवाज को थोड़ा सा कटुलाते हुए जारी रखा। तुम मेरे दोस्त हो, मेरा परिवार। ब्रूनो ने अपना सिर अपने पंजों पर टिका लिया और अपनी दुम को लकड़ी के फर्श पर हल्के से हिलाया। सुबह तक एथन के बचाव की कहानी पूरे मोहल्ले में फैल गई थी और उत्सुक आवाजों ने इसे घर घर तक पहुंचाया और कॉफी के प्यालों और नाश्ते की मेजों पर साझा किया। माता पिता ने अपने बच्चों को हमेशा की तुलना में ज्यादा कसकर गले लगाया और फुसफुसाते हुए उन्हें सुरक्षित रहने और बहुत दूर न जाने की याद दिलाई। बच्चे अपनी कल्पनाओं में ब्रूनो की एक वीरतापूर्ण छवि को अपनी पसंदीदा किताबों और फिल्मों के पात्रों की तरह चित्रित करते हुए सुन रहे थे। क्या तुमने सुना? सारा टॉमी की मां से एक संयोगवश मुलाकात के दौरान श्रीमती पीटरसन ने उत्साह से पूछा। उस अद्भुत कुत्ते ने कल रात एक और बच्चे को बचाया। सारा ने अपने चेहरे पर नरमी लाते हुए सिर हिलाया, क्योंकि उसे याद आया कि ब्रूनो ने उसके अपने बेटे को बचाने में क्या भूमिका निभाई थी। उसने गर्मजोशी से कहा, वह अविश्वसनीय है, हम उसके बहुत ऋणी हैं। अन्य लोगों ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त की और कहानी के प्रत्येक पुनर्कथन के साथ ब्रूनो के लिए उनकी प्रशंसा बढ़ती जा रही थी। वो एक अभिभावक देवदूत की तरह है, किसी ने कोने की दुकान के बाहर आकस्मिक बातचीत के दौरान टिप्पणी की थी। एक अन्य ने जोर देकर सिर हिलाते हुए एक सच्चे नायक की बात पर सहमति जताई। यहाँ तक कि अधिकारी मार्टिनेज, जिन्होंने शुरू में ब्रूनो को एक आवारा से ज्यादा कुछ नहीं समझा था, खुद को इस मुठभेड़ के बारे में सोचते हुए पाया। उस दिन बाद में जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट टाइप की तो उन्होंने एथन का पता लगाने में कुत्ते की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नोट शामिल किया। उन्होंने लिखा कि उसके बिना हम शायद समय पर लड़के को नहीं ढूंढ पाते। वयस्क लोग अपने पालतू जानवरों की कहानियां साझा करते हुए और मनुष्य और कुत्ते के बीच के बंधन पर अचंभित होते हुए अपना आभार व्यक्त करने के लिए रुकते थे। वो एक अच्छा लड़का है, श्रीमती पीटरसन ने ब्रूनो के कानों के पीछे खुजलाने के साथ कहा। एक असली नायक। ब्रूनो ने अपनी विशिष्ट विनम्रता के साथ प्रशंसा स्वीकार की। उसकी पूंछ पोर्च के फर्श पर धीरे से टकरा रही थी। अगर वो समझता था कि उसने क्या किया है
तो उसने कोई बाहरी संकेत नहीं दिया। उसके लिए ये केवल उसका कर्तव्य था, एक सहज वृत्ति और भक्ति से पैदा हुआ कार्य। फिर भी जिन लोगों ने उसके कार्यों को देखा था उनके लिए ब्रूनो कुछ अधिक का प्रतिनिधित्व करता था। वो आशा, लचीलेपन और बिना शर्त प्यार का प्रतीक था। टॉमी अपने नए नायक के साथ साझा करने के लिए रोजाना स्नैक्स और खिलौने लेकर आता था। कभी कभी वे स्कूल की फुटबॉल और अन्य रोमांच के बारे में बात करते हुए पोर्च पर एक साथ बैठते थे। अन्य बार वे ब्रूनो ने गेंद को वापस लिया और टॉमी के पैरों पर गिरा दिया। उसकी दुम आलस से हिल रही थी। दूसरों को बचाने में ब्रूनो सिर्फ एक पालतू जानवर या साथी से बढ़कर बन गया था। वो समुदाय की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन गया था, जो वफादारी, करुणा और भरोसे की शक्ति का जीता जागता सबूत था। कभी कभी सबसे महान नायक वे होते हैं जिनकी हम कम से कम उम्मीद करते हैं, और कभी कभी उनकी बहादुरी के काम हमें दिखावे से परे देखने और उन लोगों के महत्व को पहचानने के महत्व की याद दिलाते हैं जो भले ही साधारण लगते हों लेकिन असाधारण दिल वाले होते हैं। एथन के बचाव के बाद के दिनों में विलो स्ट्रीट में नवीनीकरण की भावना आई, मानो पड़ोस का पुनर्जन्म हुआ हो। हवा हल्की लग रही थी, बच्चों की हंसी तेज हो गई थी और यहाँ तक कि मिस्टर हेनरी के घर का जंग लगा हुआ मेलबॉक्स भी कम थका हुआ लग रहा था, मानो वह भी ऊर्जा में बदलाव महसूस कर रहा हो। ब्रूनो, बूढ़ा लेब्राडोर मिक्स जिसे कभी डरावना या क्रोधी माना जाता था, अब शहर में चर्चा का विषय बन गया था। एक ऐसा व्यक्ति जो इतना सम्मानित था कि उसका नाम किसी भी स्थानीय सेलिब्रिटी के बराबर महत्व रखता था। हर सुबह बिना चूके मिस्टर हेनरी के गेट पर ब्रूनो के लिए उपहार लेकर आने वाले लोग आते थे। बच्चे अपने साथ खिलौने लेकर आए थे, जो अब उनके लिए बहुत छोटे हो चुके थे, लेकिन वे उन्हें साझा करने के लिए उत्सुक थे। उनके चेहरे प्रशंसा से चमक रहे थे। वयस्क घर के बने बिस्कुट, चबाने वाली हड्डियां और यहाँ तक कि विशेष पालतू जानवरों की दुकानों से स्वादिष्ट स्नैक्स लाए थे, जिनके साथ दिल से धन्यवाद भी था। कुछ लोग बस पोर्च पर बैठकर अपने पालतू जानवरों की कहानियां साझा करते हुए रुक गए और मनुष्य और कुत्ते के बीच के बंधन पर आश्चर्यचकित हुए। श्री हेनरी के लिए यह नया पाया गया ध्यान दिल को छूने वाला और अभिभूत करने वाला दोनों था। उन्होंने अपने एकांत में कई साल चुपचाप संतुष्ट रहते हुए बिताए थे, कभी मान्यता या प्रशंसा की तलाश नहीं की। फिर भी यहाँ उनके आसपास पड़ोसी थे जो बातचीत करने के लिए उत्सुक थे और आभार व्यक्त करते हुए उन्हें अपने जीवन में शामिल करना चाहते थे। ये केवल ब्रूनो ही नहीं था जो किंवदंती बन गया था। श्री हेनरी ने खुद को समुदाय के ताने बाने में ऐसे तरीके से खींचा हुआ पाया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपने हम सभी के लिए बहुत कुछ किया है, श्रीमती पीटरसन ने एक दोपहर ताज़ी बेक्ड कुकीज की प्लेट को पकड़ते हुए कहा। हम आपको और ब्रूनो को पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकते। यह मैं नहीं हूं जिसे आपको धन्यवाद देना चाहिए, श्री हेनरी ने अपने पैरों पर आलसी ढंग से लेटे हुए कुत्ते की ओर विनम्रतापूर्वक इशारा करते हुए उत्तर दिया। वो ही आपका आभार पाने का हकदार है। ब्रूनो ने अपनी पूंछ को लकड़ी के फर्श पर धीरे से हिलाते हुए अपनी विशिष्ट विनम्रता के साथ प्रशंसा स्वीकार की। अगर वो समझता था कि उसने क्या किया है तो उसने कोई बाहरी संकेत नहीं दिया। उसके लिए ये बस उसका कर्तव्य था, एक ऐसा कार्य जो सहज ज्ञान और भक्ति से पैदा हुआ था। लोगों ने ब्रूनो को जिस तरह से देखा उसमें परिवर्तन उल्लेखनीय था। डर और तिरस्कार की फुसफुसाहटें जो कभी उसके पीछे पड़ी थीं, अब नहीं रहीं। इसके बजाय केवल प्रशंसा, सम्मान और लगभग श्रद्धापूर्ण विस्मय था। माता पिता ने अपने बच्चों को ब्रूनो की कहानी का उपयोग करके दयालुता और करुणा के बारे में मूल्यवान सबक सिखाए, जो इस बात का उदाहरण है कि दिखावट कैसे धोखा दे सकती है। किसी व्यक्ति या चीज का तब तक न्याय न करें जब तक आप उन्हें न जान लें, सारा ने टॉमी से ऐसी ही एक बातचीत के दौरान कहा था। याद रखें कि कैसे हर कोई ब्रूनो को डरावना समझता था और अब उसे देखो, वो एक नायक है। टॉमी ने ब्रूनो के लिए लाए गए एक भरवा जानवर को पकड़कर गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, वो अब तक का सबसे अच्छा कुत्ता है। यहाँ तक कि वयस्क जो कभी ब्रूनो को एक उपद्रव से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे, वे भी उसके प्रति गर्मजोशी से पेश आए। वे श्री हेनरी के साथ बातचीत करने के लिए रुके, अपने पालतू जानवरों की कहानियां साझा की और मनुष्य और कुत्ते के बीच के बंधन के लिए प्रशंसा व्यक्त की। वो एक अच्छा लड़का है, श्री थॉम्पसन ने ब्रूनो के कानों के पीछे खुजलाते हुए कहा। एक असली हीरो। ब्रूनो ने ध्यान से बेपरवाह होकर अपनी दुम हिलाई। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, पड़ोस में एक सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन हुआ। बातचीत गपशप और बेकार की बकबक से सुरक्षा, जिम्मेदारी और करुणा की चर्चाओं में बदल गई। माता पिता ने डंपिंग ग्राउंड जैसे संभावित खतरों के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए बैठकें आयोजित की, जहां एथन पाया गया था।
शहर के अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और क्षेत्र को साफ करने और बेहतर प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा उपाय स्थापित करने के लिए कर्मचारियों को भेजा। बच्चों ने अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहने और सीमाओं का सम्मान करने के बारे में मूल्यवान सबक सीखे। खतरनाक क्षेत्रों के पास लापरवाही से खेले जाने वाले लुका छिपी जैसे खेल अब वयस्कों की नज़र में सुरक्षित स्थानों तक सीमित हो गए हैं। इस सब के केंद्र में ब्रूनो था। उनकी उपस्थिति दयालुता की शक्ति और सतही छापों से परे देखने के महत्व की निरंतर याद दिलाती थी। जो लोग कभी उन्हें गलत तरीके से आंकते थे, वे अब उन्हें आशा और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में देखते थे। यहाँ तक कि अधिकारी मार्टिनेज, जिन्होंने शुरू में ब्रूनो को एक आवारा कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं समझा था, खुद को इस मुठभेड़ पर विचार करते हुए पाया। उस दिन बाद में जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट टाइप की, तो उन्होंने एथन को ढूंढने में कुत्ते की अहम भूमिका के बारे में एक नोट शामिल किया। उन्होंने लिखा कि उसके बिना हम शायद समय पर लड़के को नहीं ढूंढ पाते। मध्य गर्मियों तक ब्रूनो की किंवदंती विलो स्ट्रीट से आगे बढ़ गई थी। स्थानीय समाचार पत्रों ने इस कहानी को उठाया जिसमें वीर कुत्ते और उसके शांत, विनम्र मालिक का जश्न मनाने वाले लेख प्रकाशित हुए। एक रिपोर्टर ने पड़ोस का दौरा भी किया और निवासियों का साक्षात्कार लिया और ब्रूनो की बहादुरी के कार्यों के बारे में उनके विचारों और यादों को कैद किया। उसने मेरे बेटे को बचाया, सारा ने ऐसे ही एक साक्षात्कार के दौरान अपनी आवाज में भावना से कांपते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि उसके बिना हम क्या करते। ये लेख श्री हेनरी के बरामदे पर संतुष्ट भाव से लेटे हुए ब्रूनो की तस्वीर के साथ प्रकाशित हुआ था। उसकी गहरी भूरी आंखें ज्ञान और शांति से भरी हुई थीं। शहर भर के पाठकों ने कुत्ते की कहानी पर आश्चर्य व्यक्त किया और प्रशंसा के पत्र और समर्थन के प्रस्ताव भेजे। एक पाठक ने ब्रूनो के लिए आलीशान कुशन और कढ़ाई किए हुए पंजे के निशान के साथ एक कस्टम मेड बिस्तर भी दान किया। जब यह आया तो श्री हेनरी ने अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए धीरे से हंसा। तुम अब राजसी जीवन जी रहे हो बेटा, उन्होंने ब्रूनो को प्यार से थपथपाते हुए कहा। ब्रूनो एक संतुष्ट आह के साथ नए बिस्तर पर लेट गया। उसकी पूंछ आलसी ढंग से हिल रही थी। टॉमी के लिए, जिसकी जान ब्रूनो ने महीनों पहले बचाई थी, कुत्ते के साथ बंधन गहरा हो गया था, जो लगभग पवित्र था। हर दोपहर वो श्री हेनरी के घर जाता था और साझा करने के लिए स्नैक्स और खिलौने लाता था। कभी कभी वे बरामदे में एक साथ बैठते थे और स्कूल की फुटबॉल और अन्य रोमांच के बारे में बात करते थे। अन्य समय में वे बस एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते थे और शांत संगति में आराम पाते थे जो केवल जानवर ही दे सकते हैं। तुम अद्भुत हो ब्रूनो, टॉमी ने एक धूप भरी दोपहर कुत्ते को लाने के लिए एक गेंद फेंकते हुए घोषणा की। आपने बहुत से लोगों को बचाया है। आप एक सुपरहीरो की तरह हैं। ब्रूनो ने गेंद को वापस लिया और टॉमी के पैरों पर गिरा दिया। उसकी पूंछ आलस से हिल रही थी। दूसरों को बचाने में ब्रूनो सिर्फ एक पालतू जानवर या साथी से ज्यादा बन गया था। वो समुदाय की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन गया था, जो वफादारी, करुणा और भरोसे की शक्ति का एक जीवंत प्रमाण था। कभी कभी सबसे महान नायक वे होते हैं जिनकी हम कम से कम उम्मीद करते हैं, और कभी कभी उनकी बहादुरी के काम हमें दिखावे से परे देखने और उन लोगों के मूल्य को पहचानने के महत्व की याद दिलाते हैं जो साधारण लग सकते हैं लेकिन असाधारण दिल रखते हैं।